नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हिंदी में एक कहावत है कि जब भगवान देता है, तो छप्पर फाड़ कर देता है। अट 822 वोट पाने वाली एक पार्टी को रातों-रात 20 सांसद मिल गए। यहाँ तक कि उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तक को ये पता नहीं था कि 20 सांसद उनके खेमे में आ चुका है, उनके किटी में आ चुका है, विंडफॉल गेन उन्हें हो चुका है। यानी कि 18-20 सांसद जिताने में जिन पार्टियों को यानी कि जनता दल यूनाइटेड को ले लें, चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के एक तरह से फाउंडर मेंबर हैं, उन सारी पार्टियों को इतनी ऊर्जा लगती है, उसके बाद भी 12, 14, 16 सांसद ही जिता पाते हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो कि नेशनली और राज्य स्तर पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने कि त्रिपुरा के चुनाव में मात्र 822 वोट पाए, 1000 वोट भी नहीं पा सके। 2 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था, जिनको कि इन दोनों 536 वोट और 286 वोटों को जोड़ दें तो 822 वोट उन्हें मिले, लेकिन 20 सांसद उनके पास में आ चुके हैं। तो भारतीय राजनीति के इस कॉमेडी काल में आपका स्वागत है। जिस तरह से भारतीय राजनीति में इस समय कॉमेडी चल रही है, जिस तरह से पार्टियां टूट रही है, वो दूसरी पार्टी में उनका मर्जर हो रहा है, वो महाराष्ट्र के फार्मूले से इतर जाकर एक नया फार्मूला इजाद हुआ है। शिंदे सेना और उद्धव सेना जिस तरह से बनी थी, इस बार उस फार्मूले से इतर एक ऐसी पार्टी में मर्जर हुआ है, टीएमसी के ब्रेकवे जो ग्रुप है, जिसका कि नामो निशान तक नहीं था। कल तक लोग गूगल पे खोज रहे थे और उसके जो संस्थापक हैं कुंडू साहब, उनका अगर बायोडाटा पढ़ेंगे तो और आप हैरत में पड़ जाएंगे। वो तो मल्टीफेस्टेटेड पर्सन है, न केवल एक एडिटर हैं बंगला न्यूज़पेपर के, न केवल मैथ्स के टीचर हैं, आईएसओ के ऑडिटर हैं, हेल्थ कंसल्टेंट हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, डिप्लोमा इन मैथ्स उन्होंने किया है, सर्टिफिकेट योगा किया है, आयरलैंड की कोई उनके पास डिग्री है। तो ऐसे तमाम कामों के बीच में वो एक राजनीतिक पार्टी का भी संस्थापक और फाउंडर हैं। तो इन सवालों को हम समझेंगे आज के कार्यक्रम में कि क्यों एक नए फार्मूले की जरूरत पड़ी, क्यों मर्जर जो ये 20 सांसदों का हुआ है, उन्होंने ट्रेडिशनल तरीका नहीं अपनाया। एक ऐसे जिसको कहते हैं कि अनरजिस्टर्ड पार्टी जो कि राज्य सरकार और केंद्र स्तर पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, वहां पे उसका दामन थामा है। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या जुलाई के महीने में जब मानसून सत्र होगा, उसमें जो वोटिंग होगी डिलिमिटेशन बिल पे, उस वोटिंग के बाद ये कहीं ना कहीं टीएमसी के ऊपर दावा ठोकेंगे? इसके पीछे की रणनीति क्या है? आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुनील शुक्ला साहब जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और अंशु नैथानी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रही है हमारे साथ। सबसे पहले अंशु, आपसे शुरुआत करते हैं कि आप किस तरह से इस पॉलिटिक्स को देख रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी में 20 सांसद रातों रात आ गए हैं, जिसको कि उन्हें विंडफुल गेन हो गया है, जिस पार्टी का नामो निशान नहीं था, और इस पार्टी के ज्वाइन करने के पीछे की रणनीति क्या समझ में आती है, स्ट्रैटेजी क्या समझ में आती है? क्यों बीजेपी ने महाराष्ट्र फार्मूला क्यों नहीं अपनाया? जिस तरह से स्पीकर से वो मान्यता दिलवा देते, उसके बाद कोर्ट में चले जाते, कोर्ट भी कहीं ना कहीं एक डिसीजन दे देता कि उस फैक्शन को मान्यता दे देता। जिस तरह का इशारा अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे, इशारा कर रहे थे कि अगर ये सारी प्रक्रिया हुई भी तो स्पीकर की मान्यता मिल जाएगी और कोर्ट में ये केस 4-5 साल चलता रहेगा जब तक इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो नया रास्ता क्यों चुना गया? तो शंकर जी, जैसे जब दल बदल कानून क्यों बना था और किस तरह बनाना पड़ा था, ये प्रकरण सबको पता है कि हरियाणा में जिस तरीके से बड़ा ही मजेदार प्रकरण हुआ था आयाराम गयाराम का, जिन्होंने रातों रात जो पार्टी बदल लेते थे, कभी इस पार्टी चले जाते थे, कभी उस पार्टी चले जाते थे, और उसके बाद देखा गया कि इस तरीके से ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी की मौखरी हो रही है, और उसके बाद दल बदल कानून लाया गया। पहले 1/3 को गुट को अलग होता था, बाद में उसके ऊपर रिफॉर्म्स और सुधार लाए गए और 2/3 को अलग होकर के मान्यता मिलती थी। लेकिन बहुत सारी चेंजेस आए, लेकिन लग रहा है कि हर चीज का तोड़ निकल जाता है। और ये जो आज हो रहा है वो आयाराम गयाराम पार्ट 2 कॉमेडी है, जहां पर ऐसी पार्टी जिसको कोई जानता भी नहीं था इससे पहले, ना आपने उसका नाम सुना था, ना मैंने उसका नाम सुना था, और ना ही शायद शुक्ला जी ने इस पार्टी का कभी नाम सुना होगा। ये जो पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके वो 8 से 850 ही वोट मिले, जिनके ना कोई विधायक ना कोई सांसद, अचानक रातों रात उनकी झोली में 20 सांसद आ जाते हैं, तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए थी।
लेकिन दरअसल ये डेमोक्रेसी की मौखरी उड़ाई जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये आया राम गया राम वाले प्रकरण से भी बढ़कर और एक लोकतंत्र का मजाक उड़ाता हुआ ये पूरा प्रकरण है, जिसमें दल बदल कानून का भी एक, जिसे कहा जा रहा है ना कि तोड़ निकाल कर उसका एक मजाक उड़ाया जा रहा है कि कानून में कितने भी तोड़ निकाल लिए जाए, लेकिन जो हेर फेर करने वाले दल हैं, जो अपनी मनमर्जी से मनमाफी से चलने वाले हैं, वो कोई ना कोई इलाज निकाल ही लेते हैं। हालांकि अभी तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जो इस पार्टी के एक संस्थापक भी सामने आ गए हैं, ऋत्विक रे, और उन्होंने कहा है कि जो कुंडू जी और उनकी श्रीमती जिस तरीके से उन्होंने अनुमति दे दी है पार्टी में लाने की, तो हम तो कभी ये नहीं चाहते थे। मैं इस पार्टी का संस्थापक हूं, मैंने पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया, मैंने पार्टी को रजिस्टर कराया। ये हावड़ा कोलकाता में ये पार्टी रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में भी हमने चुनाव लड़े, लेकिन ये कोलकाता हावड़ा में रजिस्टर्ड है और वहां भी कुछ इन्होंने चुनाव लड़े। हालांकि 1% भी नहीं, कुछ बहुत कम इनको वोट हासिल हुआ और एकदम कुछ नाम भी इसका कोई नहीं जानता है। तो उनका ये कहना है कि हमारी भाई साख खराब हो जाएगी, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, हम तो नहीं लेते इन 20 सांसदों को, और हम ये कुंडू जी के फैसले से भी हम सहमत नहीं। तो एक तो उन्होंने यहाँ शायद इसलिए होगा कि उनको पैसे नहीं मिले होंगे, यानी कि यही इस बात पे मैं आने वाली थी कि जो कुंडू जी ने एक ही अकेले चल के यहाँ पर सारी डील कर ली, क्योंकि सब कुछ डील ही हो रही है। क्योंकि कभी ऐसा होता था कि कल संडे छुट्टी का दिन था और ये सभी सांसद स्पीकर ओम बिरला के घर पहुंचे हुए थे और वहां पर इनकी बात चल रही थी। ऐसी क्या अर्जेंसी थी? स्पीकर जो होते हैं वो तो दलगत नहीं होते हैं, वो सभी दलों से उठे होते हैं, पर यहाँ लग रहा है कि वो बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। क्या एक दिन का इंतजार नहीं हो सकता था ऑफिस खुलने का, उनके चैम्बर खुलने का, कि घर पर चाय पीने के लिए इन सभी सांसदों को जुटाया गया? ऐसी हड़बड़ी थी और इस पार्टी में शामिल होने की बात हुई, साइन करा लिया गया। और जो आपने कहा सही बात बोली है कि वो ऋत्विक रेड्डी जी को इस डील के तहत कहीं कोई फायदा नहीं हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है अगर पार्टी के संस्थापक वो है तो उन्होंने कहा होगा कि भाई हम क्यों इस बहती गंगा में हाथ ना धोएं, आप ऐसे अकेले अकेले सब कुछ खा लेंगे। तो देखिए कि कितना एक रसातल में जो है वो भारतीय पॉलिटिक्स जाती भी नजर आ रही है कि येन क्रेन प्रकरण कुछ भी कर लेना है। और इसमें जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो स्पीकर हैं, चाहे वो जुडिशरी है, कोई अपना जिम्मेदारी का अपना रोल ही नहीं प्ले कर रहा है। अगर यहाँ बात भी की जाए कि किस तहत वो गए, मैं सुन रही थी कपिल सिब्बल को और अभिषेक मनु सिंघवी को, उनका कहना था कि साफ तौर पर जो 10th शेड्यूल में है वो पहले पार्टी का विलय होता है, फिर जो लेजिस्लेचर यानी जो उनके विधायक मंडल के जो होते हैं सदस्य वो जाते हैं 2/3, तो उसके बाद वो पूरा होता है। तो यहाँ पर पार्टी का तो कोई मर्जर नहीं हुआ है, कोई विलय नहीं हुआ है, तो उस आधार पर ये नहीं माना जाएगा। और एक और जो कुछ बातें सुनने में आ रही है कि 10th शेड्यूल में ऐसा भी है कि अगर जिस पार्टी में विलय होता है तो उस पार्टी का कम से कम एक सांसद तो होना चाहिए लोकसभा में, और वो भी यहाँ पर नहीं है। यानी सारे नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। ये सांसद बोल रहे हैं हमें अलग बैठने की जगह दे दीजिए, लेकिन किस रूल के तहत, किस नियम के तहत इनको अलग बैठने की जगह मिलेगी? क्या ये पार्टी से अलग हो गए हैं क्योंकि टीएमसी ने इनको निकाला भी नहीं है, डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, तो अभी तो ये टीएमसी के ही माने जाएंगे। और उस पार्टी में अगर इनको ले लिया गया है जिसमें अभी से इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो कैसे उनको मान्यता देंगे स्पीकर? ये भी बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा करता तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन ही किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा है। और अब अगर टीएमसी कोर्ट में जाएगी, जो कि हमने पहले भी देखा कि महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना वाले मामले में अभी तक उसका फैसला नहीं आया है, तो उसने में तो 29 का चुनाव भी हो जाएगा और जो ये एमएलएज हैं उनका ये जो एमपीज हैं उनका सदुपयोग भी हो जाएगा। जैसे कि डिलिमिटेशन में बात की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में आपको चाहिए एमपीज। लेकिन बात यहाँ सिर्फ इतनी नहीं है, बात यहाँ पर लोकतंत्र के बिकाऊ हो जाने की है। अगर इन सांसदों को ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से इतनी ज्यादा शिकायत थी, करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर ये चार्जेस हैं, हमको वहां स्वतंत्रता नहीं थी, तो जस्ट चुनाव हारने के बाद ही आपको ये सब याद आया? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेते, कभी तो अपने आप ही नाराजगी जाहिर की होती, और अगर क्या जीत जाती टीएमसी तो तब भी आप लोग यही करते। ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपको सत्ता की मलाई खानी है।
आपको ये लग रहा है कि टीएमसी में कोई भविष्य बचा नहीं है? बीजेपी ऐसी पार्टी है जो पूरे देश भर में अभी अपना जो अपना अश्वमेध रथ का घोड़ा दौड़ा रही है, और आपको सत्ता में आना है। इसमें से तो कुछ नेताओं ने कहा ही हम तो करियर पॉलिटिक्स करते हैं, और अब इन दलों में टीएमसी में हमारा कोई करियर नहीं बचा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैंडेट का कितना बड़ा अपमान हो रहा है। जनता को तो यही लग रहा होगा कि हमको बेवकूफ बनाया गया, हमने वोट किया था बीजेपी के लिए, हमने तो टीएमसी के लिए नहीं किया था। और जिनको हम करप्ट समझते थे, जिनको गलत समझते थे, जिनकी हम पॉलिसी पे यकीन नहीं करते थे, अब वो बीजेपी की साइड आ जाएंगे। भले ही वो बीजेपी में डायरेक्ट शामिल ना हुए हो, पर जो प्लान समझ में आ रहा है कि इस नई पार्टी में शामिल करने के बाद इस नई पार्टी को ही पूरा या तो एनडीए में ले आना है या उसको बीजेपी में विलय करा देना है। तो कैसे भी ना कैसे ये तो फायदा बीजेपी और एनडीए को ही पहुंचाएंगे। लेकिन बात उन वोटर्स की है कि जिन्होंने इनको कभी वोट नहीं दिया था और अब ये उनके मसीहा बन जाएंगे। यानी कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आते ही सारे करप्ट लोग सही हो जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। ये तो वोटर्स के भी सोचने की बात आ गई है कि क्या उनको छला जा रहा है, क्या उनके साथ ये धोखेबाजी की जा रही है। वोटर इस पे क्या कहे, यानी कि आप अपनी खरीद फरोख्त में, और जैसे कहा इन्होंने साफ तौर पे कीर्ति आजाद ने तो कहा ही है कि इन लोगों से 5-5 करोड़ में साइन कराए गए। और एक पत्रकार से बात करते हुए कीर्ति आजाद जी ने तो यहाँ तक कहा कि 25 करोड़ का हमें भी ऑफर था, हम लोगों को भी ऑफर था। तो आप ये समझिए कि अगर रातों रात, और ये कहां पर हो रहा है, कई ऐसे नेता हैं इनके टीएमसी के जो टूट कर गए हैं, वो निशिकांत दुबे के घर से बाइट दे रहे थे। जो भूपेंद्र यादव है नेता है, जो मंत्री है, उनके घर में ये सारी डील चल रही है। जो भाई आपके स्पीकर है जिनको बिल्कुल दलगत नहीं होना है, संडे को अपने घर में वो इनको बुलाकर चाय पार्टी पे सारी चीजों का इंतजाम करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है कि आपको अगर डिलिमिटेशन के लिए किसी भी तरह एमपीज चाहिए तो आप कुछ भी तोड़फोड़ करेंगे, कुछ भी करेंगे। ये लोकतंत्र का मजाक है। यानी आप लड़ेंगे एक दल से उसकी नीतियों के अंतर्गत, और उसके बाद आप दल बदलकर दूसरे में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे नियमों में, कानूनों में इतना लूप होल है, हमारी जुडिशरी इतना डिले करती है कि 5-5 साल तक वो उसका फैसला ही नहीं करती है कि कौन असली है। यहाँ भी बताते रहेंगे कौन असली टीएमसी है, ममता बनर्जी है कि ये जो काकोली दास है वो असली टीएमसी की हकदार बनेगी। तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र का मजाक है, सीधे सीधे ये जनता के जो उसने वोट दिया है, मैंडेट दिया है, उसका मजाक है। और ये बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके की राजनीति से भले वो एमपी शामिल कर ले, लेकिन इसका असर दूर तक जाएगा, दूरगामी होगा, और उनकी जो ये पॉलिटिक्स है उसको थू ही मिलेगी, मुझे ये लगता है। बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, ये तो बहुत साफ दिख रहा है कि ये जो ऑफशोर एंटिटी है, ये इनका ट्रांजिशनल होम है, यानी कि थोड़े समय के लिए इन्होंने इस पार्टी के साथ जो भी शामिल हो रहे हैं, मर्जर हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बाद इनका ठिकाना आगे होगा। यानी कि ये असली टीएमसी पे क्लेम थोड़े दिनों के बाद करेंगे। वो पूरी स्ट्रैटेजी है, समझ में आ रही है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये सांसद राज्यसभा के सांसद नहीं है, ये लोकसभा के सांसद हैं, जो कि ये भी मान लें कि 20-20 करोड़ रुपए या 25 करोड़ रुपए लेके अपने पॉलिटिकल करियर को खत्म कर दें कि ठीक है जी, हमने 25 करोड़ रुपए कमा लिए, अब हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है। इनमें से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को नहीं मानेंगे कि क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर बचा हुआ है। वैसी स्थिति में आपको लगता है कि ठीक है, एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन है कि नंबर्स भी आ गए, उनकी बदनामी भी हम एक तरह से, जो बैगेज हैं वो भी हम बीजेपी में इंडक्ट करके नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये सारे सांसद जो कि अगले लोकसभा चुनाव में अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिनमें से बीजेपी में बाद के दिनों में अगर ये बीजेपी में भी शामिल होगा, अगर ये टीएमसी में क्लेम कर लिया इन्होंने कि असली टीएमसी ये है, तब तो चलिए एक स्थिति बनती है। लेकिन अगर दूसरी स्थिति बनती है कि थोड़े दिन के बाद, साल भर के बाद, इनमें से कुछ सांसद 2 साल के बाद चुनाव के पहले ये बीजेपी से टिकट मांगेंगे, 20 सांसदों को तो इनमें से निश्चित रूप से बीजेपी टिकट नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी का अपना कैडर भी है। तो ये क्या अपने पॉलिटिकल पूरे करियर को 20-25 करोड़ के लिए कुर्बान कर रहे हैं? धन्यवाद अनिमेश जी। इसमें कौन सा ऐसा सांसद है जिसका, जो ममता बनर्जी के पहले से जिसकी राजनीति रही हो? एक सुदीप बंदोपाध्याय को आप हटा दीजिए, कौन लोग हैं ऐसे? सबको ममता बनर्जी ने नेता बना दिया। ये आप नेता बन जाने के बाद तो उसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन हो जाती है ना कि मैं भी नेता बन गया हूँ।
वही ना, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन तो हो गया, लेकिन इसमें से अधिकांश लगभग सभी ममता बनर्जी के ही कृपा पात्र हैं। उन्हीं की बदौलत ये संसद का दरवाजा देख पाए। ये काकोली घोष, दस्तिकार, आप इनको याद कीजिए कि उनके साथ ममता जी के साथ शुरू से ही थी, लेकिन एक इनकी पृष्ठभूमि अपने चिकित्सकीय व्यवसाय का भी है। सुदीप बंदोपाध्याय कैसे नेता रहे हैं जो शुरू से ही ममता जी के साथ थे और वो एक टीएमसी के चेहरे के रूप में पहचाने जाते थे। बाकी सबका आप नाम ले लीजिए, सब कोई एक ऐसा नाम आपको नाम नहीं याद होगा कि ममता जी के अलावा किनकी कोई पहचान भी थी, या संसद में इनकी भागीदारी का भी अगर आप औसत निकाल दीजिए तो आपको निराशा चार बार की सांसद रही हैं, लेकिन वो भी एक तरह से ममता के कारण ही सांसद बनी। वो अपने स्टार रही होंगी, लेकिन उतनी बड़ी भी स्टार नहीं रही हैं। आप कोई कर किसी को भी, अब सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी इनको लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी विरोध है। पश्चिम बंगाल यूनिट बाकायदे, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष का बाकायदे बयान आ चुका है कि टीएमसी नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए मेरी खिड़की तक बंद है, दरवाजा तो गला छोड़ दीजिए, और वहां विरोध है। स्वाभाविक सी बात है कि जो बीजेपी के नेता पिछले 50, 60, 70 वर्षों से वहां संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर ऐसे लोगों को लाके थोप देंगे तो उनके मन में नाराजगी होगी। और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए जिसका राजनीतिक जनाधार हो, जो अपने बल पर लोगों को अपने साथ आकर्षित कर ले। इस तो ममता बनर्जी के साथ आए, ममता बनर्जी ने सबको नेता बना दिया। कोई डॉक्टर था, कोई फिल्म अभिनेता था, कोई खिलाड़ी था, कोई कुछ। अब यूसुफ पठान क्या मतलब आप वोट लेके चले आएंगे? ये किसी का भी आप नाम ले लीजिए जो ऐसा व्यक्ति हो, तो वो स्थिति तो नहीं है इनमें किसी में। वो सब कृपा पात्र थे ममता बनर्जी के पहले, अब आप आज ही कृपा पात्र है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। और इसमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांचें चल रही है। कोई ना कोई मामला है, का दुक्का लोग ऐसे होंगे जो बचे होंगे या जिनके व्यावसायिक हित नहीं होंगे। तो सिर्फ सबसे जेल जाने से बचने के लिए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या फिर इनको लगता है कि 20-25 करोड़ रुपए जो मिला होगा और जेल प्लस, मतलब दोनों का जो कॉम्बो पैकेज है। और निमेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी से आप 25 करोड़ रुपया ले लेंगे तो आप आंख नहीं उठा सकते उनके सामने। ईडी, सीबीआई, आईटी, इस तमाम चीजें उनके पास परमानेंटली है, तो वो उनको पता है कि 25 करोड़ रुपया कहां जा रहा है। यह भूल जाए कोई कि 25 करोड़ रुपया लेकर के फिर आंख से आंख मिला के बात भी कर लेगा भारतीय जनता पार्टी से। यह भारतीय जनता पार्टी जो आर्थिक जगत में शेल कंपनियों का विरोध करती रही है, लोगों के ऊपर आरोप लगाते रही है कि सालों लोग शेल कंपनियां चलाते हैं, उसके माध्यम से पैसा कमाते हैं। राजनीति में एक शेल राजनीतिक दल खोज के लेके चले आए। यह जो एनसीपीआई है, यह एनडीए का सहयोगी दल है, जो 26 दल में उसमें इसका नाम है। आप इनके पास वोट है नहीं है, एक गैर पंजीकृत राजनीतिक दल त्रिपुरा में है जिसका कार्यालय तमिलनाडु में, अरे कोलकाता में है, उन्होंने कर लिया। और एक राजनीतिक दल उनको मिला, उस राजनीतिक दल में उन्होंने शामिल करा दिया। इस शामिल करा देने से भारतीय जनता पार्टी इस आरोप से बच जाएगी कि नहीं, टीएमसी के लोग तो अपने आप छोड़ के वहां चले गए। टीएमसी के लोगों को इस राजनीतिक दल का नाम भी नहीं पता होगा। अगर बैठकें हो रही थी भूपेंद्र यादव साहब के पास, अगर बैठकें हो रही थी निशिकांत दुबे जी के यहाँ, अगर निशिकांत दुबे जी इन सांसदों को ले जाकर के भूपेंद्र यादव से मिलवा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी से मुक्त नहीं हो सकती। यह केवल आरोप नहीं है, सबके सामने है। आपने चाहे वो असम के राज्यसभा सांसद को तोड़ना हो और चाहे टीएमसी के इन सांसदों को तोड़ना हो, हाई इसमें भारतीय जनता पार्टी। और इनमें जो लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी के का, इसका पीछे दो उद्देश्य है। एक तो लोकसभा में 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा है उसको पाना, और दूसरा टीएमसी को कमजोर करना। और टीएमसी को कमजोर करने की जो यह राजनीति बीजेपी ने की है, ये कोई पहली बार नहीं की है। उसने जिस किसी राज्य में वो सत्ता में है, वह अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को कमजोर करने का उसका पहला एजेंडा, जिस किसी राज्य में है वो। आप उसमें तोड़फोड़ करना, उनके नेताओं को तोड़ के अपने साथ मिला लेना। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने है। सरकार बनी 2020 में, 22 लोगों को तोड़ के लेके चले आए, इस्तीफा दिलवा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा बड़ा नेता टूट के चला गया। 2/3 बहुमत का संकट भी नहीं था कि भाई आप 2/3 लोग नहीं आएंगे तो आपके सदस्यता नहीं चली जाएगी। उन्होंने कहा इस्तीफा दीजिए, उपचुनाव लड़ करके आइए। उपचुनाव लड़ करके आए, ज्यादातर जीत करके चले आए, मंत्री बन गए। किसी भी ऐसा कोई भी, गुजरात में इतने सालों से है ये,
आम आदमी पार्टी का कोई मजबूत नेता उभरना शुरू होता है, प्रदेश अध्यक्ष चला गया बीजेपी में, हार्दिक पटेल एक बड़े भारी उभरते हुए नेता बीजेपी में आए, बीजेपी कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। अल्पेश ठाकुर अल्पेश ठाकुर कांग्रेस के बड़े नेता उभरे बीजेपी में। तो ये पार्टी किसी को, आप सोचिए कि वो मोडवाडिया साहब वो बीजेपी में। तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करने का एक तरीका है कि अपने संगठन को मजबूत करना, साथ साथ विरोधी दल के राजनीतिक संगठन को कमजोर करना, ये भी उनके एजेंडे में शामिल। वो सारे तो नेता जो गए बीजेपी में वो सारे पॉलिटिकल लोग थे और ये अपना नफा नुकसान समझ रहे थे कि पॉलिटिक्स, बीजेपी इस समय डोमिनेंट पोजीशन में है, बीजेपी में अगर जाके पॉलिटिक्स करेंगे तो हमारा ज्यादा फायदा है। वो एक फेयर पॉइंट है। लेकिन ये सारे जो नेता हैं वो बीजेपी में भी नहीं गए हैं, बीजेपी उनको ले नहीं रही है। वो कह रही है कि आप सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ऑपरेट करो, बाद में आप एक्चुअल टीएमसी क्लेम करना। जब ये एक्चुअल टीएमसी भी अगर क्लेम कर देंगे तो वोट तो, आप अगर शिंदे से इनकी तुलना करें तो दोनों में एक बुनियादी फर्क है। शिंदे वहां के एक स्थापित नेता थे जिनका कि एक पूरे कोकण बेल्ट में उनका एक क्लाउड था और तोड़ने के बाद भी उनके पास जनाधार था, चूंकि वो सारा उद्धव ठाकरे के नीचे सेकंड मैन वही थे। लेकिन अगर ये एक्चुअल टीएमसी भी क्लेम कर दे तो टीएमसी का वोट तो ममता के नाम पे पड़ता है, तो इनको अगले चुनाव में वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी इनको टिकट नहीं देगी। तो ये क्या इतने नौसिख हुए हैं, इतने पॉलिटिकल समझ की कमी है कि सिर्फ पैसे और जेल जाने से बचने के लिए या फिल्मों में कुछ ऑफर मिल जाए या कुछ और दूसरे फायदे मिल जाएंगे, उसके लिए अपने पूरे राजनीतिक करियर को तबाह कर रहे हैं? ये सभी लोग क्या सीपीएम से, चाइना दलों से, इसमें से लोग नेता नहीं शामिल हुए थे? ऋतुव्रत बनर्जी साहब जो विपक्ष के नेता बने हैं वो कहां से आए थे? ये सयानी घोष की राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई? ममता बनर्जी से कब मिली है? ये ऐसे लोग हैं जिसमें अधिकांश लोग ऐसे, मैं केवल सुदीप बंदोपाध्याय के बारे में कह सकता हूं कि उनके एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है और संघर्ष करते रहे, हमेशा ममता जी के साथ थे। सबके बारे में आप देख लीजिए ना, आप काकोली घोष दस्तकार के बारे में देख लीजिए, उनका बाकायदे अस्पताल है और उसके पूरा परिवार लगा हुआ उसी में, आईवीएफ सेंटर उनके चलते हैं। सबका नाम लेते जाइए आप यूसुफ पठान के खिलाफ बड़ोदरा में मामला नहीं है, किसी खिलाफ किसी अन्य मामले में किसी में जांच, ये जो ये वहाँ के सांसद हैं, वहाँ से मैं इनका नाम मुर्शिदाबाद के सांसद जी, कितने मामले उनके खिलाफ हैं? अबू ताहिर साहब, कि जिसका नाम लेते जाएंगे आप निमेश जी, सबके आपके सामने कलई खुलती जाएगी। जो लोग ऐसे हैं जो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं वो टीएमसी के साथ हैं। ठीक है, आप जितनी जांच कर पड़ताल करानी हो करा ली। भाई महुआ मोइत्रा तो उस समय भी बीजेपी में नहीं गई जब उनकी संस्था चली गई, तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगे, मुकदमे लगे, मकान खाली हुआ, ये हुआ, कुल कर्म हो गया, लेकिन उनका नहीं हम टीएमसी में, आज भी कर रहे हैं हम टीएमसी में, शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं कि हम टीएमसी में हैं। जब पूरा विवाद उनके साथ हुआ, पार्टी से अलग हुए, कुल आज टीएमसी में होकर है कि नहीं साहब मैं टीएमसी में हूं। जितने लोगों का अपना जगदीश बसुनिया का मकान गिरा दिया गया, अभी क्यों नहीं बोल पाए आप, विरोध तक नहीं कर पाए। जितना आप देखेंगे ना, ये किसी को ला करके, ये शर्मिला सरकार डॉक्टर थी, डॉक्टरी में उनका ममता बनर्जी को लगा, उनको सांसद बना दिया। अब वो सांसद रहे चाहे न रहे, सवाल है ना कि अगर आप एक नेता के रूप में आपकी अभिलाषाएं होती हैं, आपकी अपेक्षाएं होती हैं, आपका एक सपना होता है, तो आप राजनीतिक गतिविधियों में शामिल भी तो होते हैं। धरना प्रदर्शन छोड़ दीजिए, आप लोकसभा की बहसों में तो शामिल होइए, आप सवाल तो पूछिए, कुछ तो काम की। आप इनका सबका परफॉर्मेंस निकाल दीजिए, क्या ये लोकसभा में इनकी इतनी उपस्थिति तो हो सकता है कि आपको ठीक ठाक मिल जाए, बाकी बहसों में, चर्चाओं में, निजी बिल लाने में, विभिन्न विधेयकों में बहस करने में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने में, असर प्रस्ताव लाने में कोई भूमिका रही है क्या? तो ये ऐसे इन लोगों को मैं ऐसे रूप में नहीं देखता जिनकी राजनीतिक अभिलाषाएं रही है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लोग तत्काल चले आए। ये कोई विरोध नहीं है, ये कोई ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह नहीं हो गया, किसी के पास वोट नहीं है इसीलिए डिक्टेट हो रहा है। और आज आपने जो बात कही ना, एक नाथ शिंदे के पास वोट है,
इसलिए एकनाथ शिंदे नाराजगी भी दिखा लेते हैं, एकनाथ शिंदे अपने बात भी बनवा लेते हैं, हालांकि भी उनकी ताकत नहीं रह गई, लेकिन कम से कम है कि कहा जाता है कि वो नाराज होकर अपने गांव चले गए। ये तो ये भी नहीं कह पाएंगे, क्यों कि भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनावी मैंने जनाधार का फायदा इनसे नहीं होने वाला है। टीएमसी का जो वोटर है वो तो ममता बनर्जी के साथ है, ममता बनर्जी ने ही इन वोटरों को तैयार किया है, और 41 आज के दौर में 41% की मतदाता 41% मतदाताओं की वो नेता है, तो वो नहीं मिलना। आप इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के सांसदों और विधायकों को भले तोड़ ले, टीएमसी का समर्थक बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी का समर्थक बीजेपी से असंतुष्ट होकर के ही वो टीएमसी के साथ है। लगातार आप ये सोचिए कि जो बीजेपी के साथ जाने पर भी कभी भी टीएमसी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ। आप जितने जितने चुनाव लड़ी हैं ममता बनर्जी बीजेपी के साथ मिलकर के, उन चुनावों का मत प्रतिशत ममता बनर्जी का, और जो चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी हैं उन चुनाव का मत प्रतिशत आप देख लीजिए, कभी कोई फायदा नहीं हुआ। और चुनावी फायदा न होने के कारण ही वह भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने छोड़ा, और वो कांग्रेस के साथ है 2011 में, और फिर वो सत्ता में चली है। तो टीएमसी का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को देने लगेगा, इसकी संभावना में देखता नहीं, और वह मतदाता टीएमसी के साथ ही रहेगा, ममता बनर्जी के साथ रहेगा। एक और सवाल कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को री इन्वेंट करने के लिए क्या ममता ऐसा कर सकती हैं, सोच सकती हैं, क्योंकि आज की तारीख में जिस स्थिति में ममता बनर्जी की पार्टी है उनको नए इमेजिनेशन की जरूरत है। तो वो ये सारे जो सांसद निकले हैं उसको ये नैरेटिव दें कि ये प्यूरिफिकेशन का जो टीएमसी का प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, और ये सांसद पार्टी छोड़कर चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे जो जिसकी वजह से ममता बनर्जी का सिंडिकेट या इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, वो आपको लगता है कि ममता उस तरह की कोई इमेजिनेशन पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में ला सकती हैं इस बैगेज से, जिसको कि बीजेपी इस समय अपनी स्ट्रेंथ समझ रही है, वो उनके लिए एक तरह से बैगेज हो जाए, ममता बनर्जी इस तरह का नैरेटिव कैंपेन शुरू करें? ये तो उनके नेता कहने लगे हैं कि पार्टी का प्यूरिफिकेशन हो गया। उनके नेता कहने लगे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को इनके कारण से अपने कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दे पा रहे थे, अच्छा हुआ छोड़ के चले गए। बाकायदे महुआ मित्रा का बयान है, बाकायदे झा साहब का बयान है। अब अभिषेक बनर्जी ने भी इस तरह की बातें कही हैं कि जो लोग हमारे पार्टी छोड़ के गए हैं ये हमारे लिए कोई एसेट नहीं थे, लायबिलिटी थे। और इसीलिए ममता बनर्जी का आप मेरी बात में दोहरा रहा हूं कि आप लोग सांसदों को ले लीजिए, विधायकों को ले लीजिए, वोटर उनका इनके साथ नहीं जाने वाला है आज की जो स्थितियां हैं। और आज अगर ममता बनर्जी, फिर स्वाभाविक सी बात है कि सक्रिय होंगी। जो ये बार बार नैरेटिव बनाया जाता है कि उम्र हो गई है 70 साल, ऐसा है वैसा है, और वो कितना संघर्ष कर पाएंगे, या केवल और केवल एक टीएमसी के मतदाताओं के बीच में निराशा पैदा करने की कोशिश है। ममता बनर्जी खूब सक्रिय होंगी और उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं आएगी। मेरा अपना ये मानना है कि ममता बनर्जी कांग्रेस और वामपंथी दलों को भी स्वीकार करने में ममता बनर्जी को दिक्कत नहीं होगी। अब ममता बनर्जी की राजनीतिक जो कहाँ है, उन्होंने अपोजिशन का स्पेस दिया बीजेपी को। अगर वह बाकायदे टारगेट तरीके से कांग्रेस और वामपंथी दलों को कमजोर करने की कोशिश नहीं की होती, उनका विपक्ष की भूमिका रहने दी होती, तो फिर बीजेपी की जगह नहीं थी वहां। बीजेपी के लोगों ने कभी नहीं स्वीकार किया, पश्चिम बंगाल में जनसंघ का भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, हिंदू महासभा के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, कई बार वो चुनाव जीतते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नेटिव स्टेट है, वो कभी स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन किसी न किसी को तो अपोजिशन का स्पेस भरना था। ममता जी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में दोनों बड़ी पार्टियों को, कांग्रेस को और वामपंथी दलों को टारगेट करके नुकसान पहुंचाया। वह विपक्ष की भूमिका अदा करने की स्थिति में नहीं रह गए। परिणाम क्या हुआ कि इनके द्वारा जो जगह खाली होती चली गई, बीजेपी भरती गई उसको, और आज बीजेपी एक मजबूत पार्टी के रूप में सामने आ गई। भारतीय जितना नुकसान कांग्रेस और वामपंथियों को पहुंचाया है ममता जी ने, भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यक्रमों पर उसका उतना कुठाराघात नहीं है। वो सहूलियतें देती रही है। कहाँ कौन सी उन्होंने रोक लगाई, कहाँ उनके जो कार्यक्रम थे उसको रोकने का उन्होंने प्रयास किया? कभी नहीं किया। उनके नेताओं को कहाँ किसी मामले में और किसी के खिलाफ कोई जांच पड़ताल कुछ भी कराई हो? नहीं कराई। कांग्रेस के ऊपर लगातार हमलावर है।
ये अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार जाएं, इसके लिए वो गुजरात से आदमी ला सकती है, लेकिन बीजेपी के लोग कमजोर हो जाएं, ये आक्रामकता उनमें नहीं दिखी। और जो स्पेस अपोजिशन का खाली हुआ कांग्रेस और वामपंथियों से, वो बीजेपी ने भर दिया, वो रास्ता दिया उन्होंने। और यह बात जो लगा कही जाती रही, मैंने प्रणब मुखर्जी जैसा नेता कहता रहा है कि अगर कभी भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में मजबूत होगी तो उसका श्रेय ममता बनर्जी पर जाएगा। वो आज आपको दिख रहा है। लेकिन आज भी मेरा मानना यह है कि अगर इंडिया दल समूह के रूप में ममता जी के नेतृत्व में ही ये तीनों जो प्रमुख दल हैं एक साथ इकट्ठे होंगे तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। वो जो गैर भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है वह कंसोलिडेट होगा, और वह कंसोलिडेशन बीजेपी माने एक मजबूत विपक्ष या एकताबद्ध विपक्ष, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल हैं कि जो एनसीपीआई है, यानी कि जो जिस पार्टी में टीएमसी के का जो रेबल ग्रुप है वो मर्ज हो रहा है, वो एक तरह से ट्रांजिशन के तौर पे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस बात की संभावना है कि वो असली टीएमसी के रूप में ये जो धड़ा है जो एनसीपीआई में मर्ज हो रहा है वो क्लेम करे कि असली टीएमसी वो है, और उसके लिए एक तरह से कानूनी दाव पेच और जो अस्त्र शस्त्र है वो इस्तेमाल किए जाए। हो सकता है कि संसद के मानसून सत्र के बाद हो, और उसके बाद ये देखना होगा कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को किस तरह से रीइन्वेंट कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं। ये सारे सांसद जो एनसीपीआई में जा रहे हैं, इनका क्या होता है वो ठीक है। फिलहाल उन्हें लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ में, एनडीए के साथ में मिलकर सत्ता का जो डबल इंजन है उसका फायदा उठाने के लिए आए हैं। लेकिन क्या वो अपने राजनीतिक जो करियर है, पॉलिटिकल जो करियर है, वो उनका इसमें कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा? क्या अगले चुनाव से पहले बीजेपी या एनडीए इनको टिकट देगी, नहीं देगी? ये सारे सवाल बंगाल की राजनीति में गूंजते रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सुनील शुक्ला जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अंशु नेथानी आप जुड़ी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.